रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, कैसे हमारा कार्डिक को रेगुलेट करता है वो देखने का प्रयास करूँगा। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इनिशियली। कह रहा है क्या कि नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि हमारे रेगुलेट करती है हार्ट, लेकिन नॉर्मल ही एक तरह से जो कंटिन्यू उसी देर का काम कर रहा है, उसीलिए कह रहा है एक नॉर्मल एक्टिविटी करता है हमारे हार्ट रेगुलेट, जिसमें ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स। जो ऑटो रेगुलेटेड वो जनरेट करती है वो एक स्पेशल मसल्स होता है। वो कौन मसल्स या टिश्यू? नोडल टिश्यू कहलाता है। हेंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। वो जो मसल्स होता है वो कौन सा मसल्स होता है? मायोजेनिक मसल्स होती है। स्पेशल न्यूरल सेंटर, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है कौन? तो मेडुला ऑब्लांगाटा। ये सारा चीज़ कंट्रोल करने के लिए कौन सा मसल होता है? तो मायोजेनिक मसल्स। कौन सा इसको न्यूरल सेंटर मतलब ब्रेन के द्वारा किसमें कौन सा पार्ट्स में करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा इसको करता है, जो कि मोडरेट द कार्डिक फंक्शंस को ये मोडरेट करने का रखता है कि हाँ चलो सही से रहो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS ऑटो किसको पार्ट्स है? तो वो हम लोग ऐसे भी जानते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा किसको पार्ट्स है? ANS का पार्ट है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कॉल पार्ट ऑफ ANS। ये सिंपैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक कहने का मतलब कि सिचुएशन के अनुसार से। ये पारासिम्पैथेटिक नहीं है कि कभी ज़्यादा कम इस तरह का नहीं, ये एकदम स्लो प्रोसेस, उतना भी फास्ट प्रोसेस है, उतना भी फास्ट नहीं, लेकिन ये सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक है। इसको यदि जो कहीं कभी कभी होता है कि डरने लगने लगता है तो पूरा शरीर एकदम तेज़ से हाँफने लगते हैं इस तरीके से, तो थोड़ा सा हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, वो चीज़ को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ ANS ऑटो नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, और ये इंक्रीज कर देती है हार्ट बीट को। वही मैं बताने का काम कर रहा था। स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देती है। कार्डिक आउटपुट आल्सो इंक्रीज, सब इंक्रीज हो जाती है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में आप लोग डिफरेंस पहले पढ़ लीजिएगा। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जब कुत्ता किडनी उडनी मिला उसमें पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से एग्जाम्पल मैं दूंगा। नाउ strength of ventricular contraction and there the cardiac outputs and there the parasympathetic neural signals and other components of the ANS। sympathetic parasympathetic मेडुला ऑब्लांगाटा ये सारा का सारा ANS का ही पार्ट है। डिक्रीज ऑफ द हार्ट बीट्स, ये पारासिम्पैथेटिक में कह रहा है कि डिक्रीज कर देती है, जबकि सिंपैथेटिक में इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सिंपैथेटिक करने का मतलब मान लो कि तुम जा रहे हो तो बाजार जा रहे थे, ठीक, बाजार जाते समय एक पीछे से कुत्ता पड़ गया, वो पागल कुत्ता था, वो काट लेता था, जिस किसी को भी देखता था ना वो काट लेता था। तो क्या कर, उसको देखते के साथ तुम बहुत तेजी से दौड़ोगे, उस समय तुमको क्या लगेगा कि हमको भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, उस तरीका का नहीं कुछ आएगा, एकदम आप पूरा तेजी में दौड़िएगा। तो उसमें जो तुम्हारा एक्शन तेज हो गया, तुम्हारा हार्ट बीट भी तेज हो जाएगा, रिस्पायरेशन, फिर दौड़ के रुकते हैं तो वहाँ पर देखिएगा रिस्पायरेशन भी तेज हो जाता है, सारा चीज़ को इंक्रीज कर देता है, वो सिंपैथेटिक करती है। और तुम जा रहे हो, पापा जी पैसा दे दिए, तो तुम बाजार में सोचते जा रहे हो कि क्या खाएंगे, क्या दोस्त को खिलाएंगे, क्या अपने दोस्त को खिलाएंगे हैं, कैसे बर्थडे है, बर्थडे में पापा पैसा रिला दे दिए हैं, तो किस तरह का दम आराम से मस्ती में, उसमें थोड़ी माइंड को कुछ करना रहता है, तो वो रिलैक्स रहती है, आराम से करने का काम करती है सारा चीज़। तो वो पारासिम्पैथेटिक, उसमें हार्ट बीट ना तो डरा हुआ रहता है, ये कुछ नहीं रहता, तो वो सब डिक्रीज होता है, वही चीज़ को बताने का काम कर रहा है। And thereby the cardiac output, adrenal medullary hormones also call increase the cardiac output। और ये इंक्रीज एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स एक रिलीज कर देती है, जिस दौड़ने का समय वो जब कुत्ता आता है ना, तो एड्रीनल एक जो किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड एक प्रकार का हार्मोन्स निकाल देता है, जिसके कारण और तुम्हारा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, जिसके कारण तुम और तेज़ी से हाँफने लगते हो। ये है। और साथ साथ में भी यहाँ पे आप डिसऑर्डर भी गाते गाते ख़त्म ही करने चलते हैं। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का? तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये आजकल कॉमन हो गए हैं, बहुत हम लोग सुनते हैं। हाइपर टेंशन, लोअर टेंशन, इस तरह का बहुत है ना। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, उसको क्या यूनिट होता है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन से ही ये सब, जैसा किसी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से फ्लो हो गया, एकदम बहुत तेज़, तो हाइपर टेंशन हो गया, जिसको ब्लड का सर्कुलेशन ही बहुत स्लो है, लोअर हो गया, लोअर बीपी, हायर बीपी, ये इस तरीके से। हाइपर टेंशन यानी कि हाई बीपी, हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर,
इज द टर्न्स ब्लड प्रेशर दैट इज हाइयर देन द 120/80। हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर का कितना है 120/80 का रिप्रेजेंट कहा जाता है। याद रखिएगा 120 ऊपर ज़्यादा लिखा जाता है, नीचे कम लिखा जाता है। इन दिस मेजरमेंट 120 mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ mm³ ऑफ मरकरी प्रेशर। मरकरी का प्रेशर से वो 120 पर नापा जा रहा है, 120 पर नापा जा रहा है, उसको मैं 80 आ गया तो समझिए कि आपको हाई वाला है, 120 वाला आ गया तो हाइयर देन नॉर्मल, हाइयर से कम है शायद ना। अच्छा देखते हूँ आगे, मिली प्रेशर ऑफ द सिस्टोलिक ऑफ द पंपिंग ब्लड प्रेशर और 80 mm ऑफ Hg। 80 mm ऑफ Hg इज डायस्टोलिक। ये क्या 80 mm ऑफ Hg क्या डिनोट कर रहा है, mm ऑफ Hg डायस्टोलिक ये कर रहा है, डायस्टोलिक ये कर रहा है, और 120 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्रेशर है, सिस्टोलिक ये है। तो ऊपर वाला सिस्टोलिक रिप्रेजेंट करता है, सिस्टोलिक, और नीचे वाला डायस्टोलिक। याद रखिएगा एस बाई डी याद रखिएगा। ऊपर वाला सिस्टोलिक रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला डायस्टोलिक रिप्रेजेंट करता है। और रेस्टिंग प्रेशर, इफ द रिपीटेड द चीक्स ब्लड प्रेशर इज इंडिविजुअली 140/90 आ गया तो ये समझिए कि 140/90 और 140/90 होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पहुंचाते हैं किस किडनी और सबको पहुंचाता है हाइयर। इट्स सो द हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू डिजीज आल्सो अफेक्टेड द वाइटल ऑर्गन्स, जैसे मेन ऑर्गन्स को इफेक्ट पहुंचाते हैं, ब्रेन्स और किडनी ये सबको। CAD ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये बहुत ख़राब डिजीज होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्स टू, पहले इसको मतलब समझा देता हूँ सबसे अच्छा समझ में आएगा। CAD कहने का मतलब ना कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये तुम्हारा समय की आर्टरी है। तुम खा रहे थे जाके खाली पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक ना, पिज़्ज़ा बर्गर खाए, अल बल दिस डैट, तेल से छना हुआ घी 2 किलो पी रहे, तो उसमें क्या होता है ना कि ये आर्टरी जा रहा था, एक छोटा सा लेयर पहले बना, फिर उसको ऊपर लेयर बन गया, उसको ऊपर लेयर, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया कैल्शियम का, बहुत चीज़ का, फैट्स का, ऑयल्स का, इस तरह का यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर से ब्लड आ रहा था, पहले उसको ब्लड को जाने के लिए इतना रास्ता मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, ये इस तरीक़ा से कम रास्ता में नहीं इसको जाना पड़ रहा। तो इसी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यहीं पे बाईपास सर्जरी इसको कहते हैं। एक तो मेरे रिलेटिव में एक टीचर थे, उनको पिताजी को हो गया था ये चीज़ हो गया, तो उसको बाईपास सर्जरी किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट हटा के यहाँ से आर्टरी को ले लिया जाता है और डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको काट नहीं ना सकते हैं, काटने पर ज़्यादा ये हो जाएगा ना, फिर इसको अफेक्ट करें, मतलब कि उसको लिए रेगुलेट करने के लिए हार्ट को, मतलब कि पूरा बॉडी को इसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दवा खिलाया जाता है ताकि ये ऊपर से बाहर से ना दिया जाता है। उसी कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ आर्टिकोलोसिस भी इसी को कहता है, एथ्रियोस्क्लेरोसिस affected the vessels and supply the blood of the heart muscles. It causes the deposit of the calcium, fats, cholesterol, वही ऑयल जो कहते हैं कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, वहाँ पे जो दिखाया वो जम जाता है, विच मेक्स द लीमन ऑफ द आर्टरी नैरो, जिसके कारण आर्टरी का जो होता है रास्ता चौड़ा वाइड होता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, नैरो में कन्वर्ट हो जाती है, वही होता है कोरोनरी डिजीज। इसलिए तेल का चीज़, बाज़ार का चीज़ कम खाने का प्रयास करिए। ये क्या होता है एंजीनिया, ये भी एंजीनिया तो जैसे हर किसी के पास ये रहता ही है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, अचानक से चेस्ट में बहुत कस के दर्द देता है, तो वही होता है एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उसको कहते हैं एंजीनिया पिक्टोरिस। एक बार नहीं पर हर किसी को ऐसा होता ही है, एक्यूट चेस्ट पेन, एकदम चेस्ट में एकदम बहुत कम सेकंड के लिए अचानक से दर्द होता है। अपीयर व्हेन द नो इनफ ऑक्सीजन, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन हार्ट के पास जितना पहुंचना चाहिए था, किसी मिनट किसी सेकंड में जितना हमारे हार्ट के पास पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि किसी के साथ खेल रहे हैं कि कौन ज़्यादा देरी सांस रोकता है। जब सांस रोकेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि पंपिंग रुकेगा, यानी कि हार्ट को उस तरीके से प्रॉब्लम भी पहुंचा सकता है। इसलिए कोई से ऑक्सीजन रोकने वाला जो सांस फुलाने, सांस छोड़ने वाला जो काम करते हैं, वो ज़्यादा देरी तक किसी से टक्कर लेने के चक्कर में ज़्यादा देरी तक ना करें,
रीचिंग इन द हार्ट मसल्स, एंजीनिया कैन आकर मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एजेस। कह रहे हैं ना, कोई भी एज में हो सकता है, कोई दिक्कत हमें मेरे को भी बहुत बार हुआ ऐसा कि जैसे सब चीज़ ठीक है लेकिन अचानक से सांस लिया एकदम दर्द दे दिया। इसका मतलब उस समय हमको नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि अच्छा इस मिनट में हमने कम सांस लिया। बट मोर कॉमन एमंग द मिडिल एज, लेकिन मोर कॉमन किसको है, किसी भी एज में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर कॉमन है मिडिल एज और एल्डरली, यानी कि 30 से 35 साल और हम लोग में भी हो सकता है, हम लोग में भी हो सकता है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन डैट अफेक्टेड द ब्लड फ्लो, यह ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करती है। को दिक्कत हार्ट फेल्यूर। अब हार्ट फेल्यूर देखिए, कार्डिक अरेस्ट, ये सब चीज़ यहाँ पे देखा। हार्ट फेल्यूर मीन्स कार्डिक आउटपुट। अच्छा ये तो ये हो गया। हार्ट फेल्यूर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन द नॉट पंपिंग ब्लड। हार्ट फेल्यूर अलग टर्म्स है, देखिए सब टर्म्स को अलग अलग मैं बताऊँगा। हार्ट फेल्यूर्स क्या है, जब पंप ब्लड ना करे, ठीक ना, नॉट पंपिंग ब्लड, जब हार्ट कोई भी आदमी नहीं पढ़ाई करता तो फेल हो जाता है। हार्ट को ब्लड पंप करने का काम है, ब्लड पंप नहीं कर रहा तो हार्ट फेल हो गया। इफेक्टिवली इनफ टू द मीट ऑफ नीड्स द बॉडी, जितना हमारे शरीर को मिलना चाहिए था, हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है, तो उस समय उसको हार्ट फेल्योर कहा दिया जाता है। इट्स समटाइम्स कॉल्ड कॉन्जिटेटिव हार्ट फेल्यूर्स, और कुछ समय के लिए उसको कॉन्जुगेटिव हार्ट फेल्योर भी कह सकते हैं, बिकॉज द कंजेशन ऑफ द लंग्स। किसी में ऐसा भी होता है, किसी को सिगरेट पीता है तो उसको लंग्स ही उतना नहीं ऑक्सीजन भेज पाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि उसमें दम जीवन को घटाता है, उसमें दम नहीं पीना चाहिए। देख रहे हो, सारा खेल लंग्स से ऑक्सीजन, मेन दो ही तीन चीज़ है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। अभी तक तो पढ़ा हमारा शरीर के लिए तीन चीज़ ज़रूरत लग रहा है, क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये ब्लड, यही तीन चीज़। फिर आगे पढ़ूँगा तो और रिक्वायरमेंट्स बढ़ते चली जाएगी। पहला चैप्टर पढ़े तो उसमें दो चीज़ लग रहा था कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, लेकिन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि ब्लड भी बहुत ज़रूरी है, ब्लड बहुत ज़रूरी है, ठीक। इन समटाइम्स कॉल्ड कॉन्जुगेटिव हार्ट फेल्योर बिकॉज द कॉन्जुगेशन ऑफ द लंग्स इन is one of the main symptom disease, and heart failure is not the same cardiac arrest। हार्ट फेल्योर सेम कार्डिक अरेस्ट नहीं है। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेल्योर को ही हम लोग कार्डिक अरेस्ट नहीं कह सकते, कार्डिक अरेस्ट अलग होता है। वो क्या होता है, व्हेन स्टॉप बीटिंग, जब ऐसे नोट काम करना बंद कर दे, ऐसे नोट काम करना बंद कर दे, स्टॉपिंग बीटिंग बंद कर दे, उसको कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट फेल्योर कब कहते हैं, जब ब्लड पंप जितना होना चाहिए था, शरीर के पास पहुंचना चाहिए था ब्लड, उतना नहीं पहुंचाता तो वो हार्ट फेल्योर होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट कब होता है, जब हमारा ऐसे नोट काम करना बंद कर दे। एंड हार्ट अटैक बहुत कॉमन चीज़ है। हार्ट अटैक हर किसी के मुंह से सुनते होंगे कि हार्ट अटैक आ गया फलना को, उसका मतलब क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज। जैसे हर हर हमारे पार्ट्स का, हर एक पार्ट्स का हमारा सेल डैमेज हो रहा है, लेकिन हार्ट का जो सेल डैमेज हो गया रेंडमली, ऐसे हो तो रहा वहाँ का भी सेल्स, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो उस समय कहते हैं कार्डिक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आ गया। व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज। अब तीनों समझ में आ गया, हार्ट फेल्योर अलग है, कार्डिक अरेस्ट अलग है, और हार्ट अटैक अलग है, सडनली डैमेज बाय द इनडेक्वेटेड ब्लड सप्लाई। अब वहाँ पे हार्ट का मसल्स क्यों मरा होगा, क्योंकि जितना उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला होगा तो मर गया होगा। तो उस समय क्या होता है, डेथ ऑफ पार्ट ऑफ द कार्डिक मसल्स, डेथ हो जाती है, कार्डिक मसल्स का कुछ टिश्यू का डेथ हो जाती है। यहाँ तक था मेरा, सेवा समाप्त करिए। यहाँ तक ही था पूरा, मैंने पार्ट बाई पार्ट, चैप्टर बाई चैप्टर, शॉर्ट लॉन्ग सब तरीके से ख़त्म कर दिया हूँ। तो इसमें सारा चीज़ मैं देने का प्रयास करूँ। आपसे मैं एक विनती करता हूँ कि जो यहाँ तक ये जो वीडियो कोई भी देखते हैं तो थोड़ा सा कमेंट जरूर करिए, और अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अच्छा लगता है तो दूसरा चैनल पर देखिए, इसमें कोई थी नहीं है, ठीक। और अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना हो तो करिए। चलिए ठीक है फिर।